हेलो ऑल, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज इस सेशन में हमारे पास प्रेजेंट है सृष्टि मैम। सृष्टि मैम इज अ सिलेक्टेड कैंडिडेट इन UPSC CAPF assistant commandant. She is an assistant commandant right now, and we welcome her and we want to enlighten our audience about her journey, her ups and downs, how she overcame everything. So welcome मैम to this session and thank you so much आपने टाइम निकाला and आज आप आए हमारे पास। Thank you for inviting me here. It's a pleasure. The audience, जैसा कि सभी ऑडियंस की डिमांड थी, दे वांटेड टू नो व्हाट्स द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी फॉर असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन एंड हाउ टू क्लियर दिस इन फर्स्ट गो। तो मैम इस पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में आप सभी को बताएंगी। वी विल ब्रेक इट इन मल्टीपल क्वेश्चंस एंड लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम वेलकम एंड हाउ आर यू फीलिंग टुडे? लाइक आफ्टर सिलेक्शन आपका क्या नज़रिया है, क्या लग रहा है आपको, कैसा, हाउ यू आर फीलिंग ऑल अबाउट दिस? Thank you, ma'am, first of all, for inviting me here and talking about my experience after getting selected. तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस अभी आया नहीं है, बस अपने चारों तरफ लोगों को खुश देख रही हूँ, अपने पेरेंट्स को, अपने मेंटोर्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लग रहा है कि कुछ अचीव कर लिया है। That too in the very first attempt. So yes, I'm very excited to go for the training and like check out that what's there in store for me. That's really good. In first attempt पूरी stages को अच्छे से clear कर पाना तारीफ के काबिल है and really congratulate you on this. Thank you. हमारी ऑडियंस को आप क्या स्ट्रैटेजी देना चाहेंगे जिससे वो भी इस एग्जाम को एक बार में क्लियर कर पाएं? तीनों स्टेजेस की? Yes मैम जी, we shall start it from stage 1 itself कि सबसे पहले आपने इस पूरे एग्जाम के लिए सोचा कैसे? All right. सो कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद मैंने सोनली फोकस किया कि मैं यूपीएससी जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है उनके लिए अपेयर होंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम का पैटर्न डिफरेंट है लेकिन सिलेबस बाय एंड लार्ज सिमिलर रहता है। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, तो मैंने उन्हीं बुक्स को रेफ़र किया और अपने रिटन एग्ज़ाम के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स मतलब जो होते हैं यूपीएससी के कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स उनके लिए पढ़ना शुरू किया, प्रिपेयर करना शुरू किया। फिर उसके बाद जब मैं ये प्रिपेयर कर रही थी, आई वॉज इन टू दिस प्रिपरेशन मोड फॉर 7 to 8 months, तो देन आई केम अक्रॉस दिस CAPF एग्जामिनेशन। उससे पहले मुझे ये था कि मुझे यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाना है, बट माई फोकस वॉज मोर ऑन क्लियरिंग द CDS एग्जाम। CAPF के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जब मेरे पापा ने उस दिन मुझे बताया कि ऐसे CAPF के फॉर्म्स आउट हो गए हैं, आप चेक कर लीजिए, तो फिर मैंने जब ये जॉब प्रोफाइल देखी कि किस तरीके से क्या काम होता है और क्या इसमें सब कुछ होता है, तो तब मुझे पता लगा कि ये एक इक्वली गुड अपॉर्चुनिटी है। जैसे आर्मी हम लोगों को जो एक्सपोजर देती है, सिमिलर एक्सपोजर मुझे इधर मिलने वाला है। तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड टू फिल द फॉर्म एंड प्रिपेयर इन दिस डायरेक्शन CAPF के एग्जामिनेशन के लिए। तो मैंने फॉर्म फिल किया और फिर रिटन एग्जाम की तैयारी, क्योंकि मैं पिछले 7-8 महीने से कर रही थी, वो मैंने और ज़्यादा अब CAPF ओरिएंटेड कर दी थी। तो क्योंकि इसमें 2 एग्जामिनेशन होते हैं, रिटन में 2 स्टेजेस होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 जनरली GS बेस मतलब जनरल स्टडीज़ होती है, उसमें सारे के सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सारे मैथमेटिक्स, साइंसेस, ये सब आता है। तो उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया। और पेपर 2 जो कि इंग्लिश का पेपर होता है, उसमें ये मोर और लेस क्या है कि इसमें हम लोगों को लिखना होता है, तो इसके लिए मैंने PYQs को रेफ़र किया। मैंने टेस्ट सीरीज़ में बताना चाहूँगी कि नहीं इसमें लिखी थी, मतलब मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं दी, मैंने सिर्फ PYQs पर रिलाई किया, उनको अपनी गाइडिंग लाइट बनाया। और मैं ऐसे करती थी कि पूरे वीक डेज पे मैंने रिवीजन किया अलग अलग सब्जेक्ट्स का, अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करके, और वीकेंड्स पे मैं PYQ अटेम्प्ट किया करती थी। जैसे सैटरडे को पेपर 1 लिखा, संडे को पेपर 2 लिखा। तो ऐसे, और वो मतलब प्रॉपर अलार्म लगा के कि 3 आवर्स का पेपर है। हाँ जी, टाइम बेस्ड 3 आवर्स का पेपर 2 है और 2 आवर्स का पेपर 1 है। तो उसी सेम कंडीशन में बैठ के कि मुझे इतने टाइम में अपना पेपर पूरा करना है, ऐसे मैंने प्रिपेयर किया अपने रिटन एग्जामिनेशन के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूरा इन डेप्थ एनालिसिस किया कि व्हाट दिस एग्जाम इज अबाउट एंड हाउ टू पुट ऑल योर एफर्ट्स इनटू दिस। यस मैम। तो जब आप एनालिसिस कर रही थी, तो व्हाट वर द कॉमन थिंग्स दैट यू फाउंड? जैसे कि हम देखते हैं यूपीएससी काफ़ी सारे एग्जाम्स अब कंडक्ट करवा रहा है, तो उस सारे एग्जाम्स में आपने इस एग्जाम में और बाकी एग्जाम्स में क्या सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस देखी? बिकॉज काफ़ी हमारे पास ऑडियंस ऐसी होगी जो
न्यू है इस जर्नी में एंड दे वांट कि जिसने ऑलरेडी ये सब कुछ किया है एक मेंटर की तरीके से, अगर आप उनको इस चीज़ पर भी एडवाइस कर पाएँ? श्योर मैम। सो सिमिलैरिटीज़ की अगर बात करें तो सिलेबस बाय एंड लार्ज सिमिलर ही रहता है। जैसे पॉलिटी में मैंने आपको बताया कि लक्ष्मीकांत की हम लोगों को पढ़नी होती है, तो उसको थॉरली मैंने पहले फर्स्ट रीडिंग में सारा सब कुछ समझा कि कैसे क्या चैप्टर्स हैं। और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ह्यूमैनिटीज़ का ही रहा है तो मुझे ज़्यादा चैलेंजेस इसमें नहीं फेस करने पड़े, और बाकी उन्हीं चीज़ों को और ज़्यादा रिविजन से पॉलिश किया। जो जो फैक्ट्स थे उनको कैसे मैं मेमोराइज कर सकती हूँ। और डिफरेंसेस की अगर बात करें तो CAPF और बाकी एग्जाम्स में एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट का डिफरेंस आता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि ये फोर्सेस का एग्जाम है तो इसमें आपको फिजिकली भी फिट होना पड़ता है, और उस टाइम पे मतलब काफ़ी आपको अपने आप को ग्रिंड करना पड़ता है फिजिकली भी। श्योर। बाकी इस एग्जामिनेशन के कंटेंट में हम और देखें तो क्या यहाँ डिफेंस रिलेटेड चीज़ें भी ज़्यादा पढ़नी होती हैं? डिफेंस का फोकस किया जाता है, जैसे हमारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या क्या अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हो रही हैं, या फिर कोई इंडिजिनसली हमने नया वेसल अगर मैन्युफैक्चर किया है वो करंट अफेयर्स से कवर हो जाता है। ज़्यादा स्पेसिफिक हम डिफेंस फोर्सेस का इसमें मतलब नहीं ज़्यादा कवर करते हैं। तो आपका सोर्सेज के लिए करंट अफेयर्स रहा? यस। एंड दैट टू यू रिलाइड ऑन न्यूज़पेपर या फिर आपने वीडियोस या कुछ और मैगजीन्स की? एक्चुअली न्यूज़पेपर रीडिंग वाज वन ऑफ द फेवरेट थिंग्स। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी मैंने कॉलेज डेज से ही न्यूज़पेपर रीडिंग अपना शुरू कर दिया था, मतलब कॉलेज डे 1 से, क्योंकि मैं एक ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट रही हूँ। तो मेरे प्रोफेसर्स ने हमेशा से ये बोला है कि बीइंग अ ह्यूमैनिटीज और पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको न्यूज़पेपर की हैबिट होनी चाहिए। तो आई वाज मतलब वेरी मच रेगुलर ऑन दिस कि मैं कभी भी न्यूज़पेपर मिस नहीं करूँगी, इवन इफ आई मिस इट फॉर अ डे। तो मैं नेक्स्ट डे उसके बस हेडलाइंस को एक बार स्किम थ्रू कर लूँगी कि क्या क्या लास्ट डे पे हुआ, ताकि मैं मिस आउट ना कर पाऊँ पिछली बीती चीज़ों पर, और मैं आगे की चीज़ों पे और ज़्यादा सेंस बना पाऊँ। तो न्यूज़पेपर पहले मैंने द हिंदू से शुरू किया था, फिर इवेंचुअली मैंने द इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच कर लिया था। और न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट सोर्स अगर आपको करंट अफेयर्स अपने कवर करने हैं तो। और सो दिस थिंग वाज इनग्रेन्ड इन यू, ये हैबिट आप में पहले से थी, तो आपको ये बिल्कुल केक वॉक लगा आपके लिए? डेफिनेट। आपने इसके लिए नोट्स भी बनाए या यू जस्ट केप्ट ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स? नहीं मैम, मैंने नोट मेकिंग नहीं किया, क्योंकि क्या होता है कि न्यूज़पेपर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कोई इवेंट जैसे चल रहा है तो उसकी फॉलोअप न्यूज़ 3-4 दिन तक आती रहती है, तो वो आपके माइंड में वैसे ही चीज़ें आप मेमोराइज करने लगते हो, और फिर नोट मेकिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। बाकी कुछ फैक्ट्स वगैरह ऐसे आ रहे हैं जो मुझे अपने पेपर 2 में मैं ऐसे लग रहा है कि यूज़फुल है और उधर कोट कर सकती हूँ। कोई इंडेक्स अगर आया है या कोई फाइंडिंग्स ऐसी आई है रिपोर्ट की जो मुझे लग रहा है कि मैं अभी के लिए इसको भूल जाऊँगी लेकिन बाद में ये मुझे हेल्पफुल हो सकता है, तो वो मैं नोट डाउन कर लिया करती थी। बाकी ऐसे प्रॉपर न्यूज़पेपर से नोट्स बने कभी नहीं बनाए। आपके रिवीजन का रूटीन क्या होता था? बिकॉज एज एन स्टूडेंट्स ऑलवेज फील कि हमारा रिवीजन कैसे हो, हम उसको कितनी पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें, कितनी फ्रीक्वेंसी में उसको रिवाइज करें हमारे कंटेंट को, तो इस पर आप कुछ हाईलाइट दीजिए। यस मैम। तो सबसे पहले जब फर्स्ट रीडिंग होती थी तो मैंने बस कैजुअली बुक्स को पढ़ा, और उसमें मैंने कुछ अंडरलाइन वगैरह नहीं किया उस टाइम पे फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में जब मुझे चीज़ें कुछ, क्योंकि मैंने ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा हुआ था, जो चीज़ें मैं ऑलरेडी याद थी मुझे या फिर मुझे दोबारा से रिवाइज करने की उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो मैं ज़्यादा उन पर नहीं फोकस करके जो चीज़ें मैं भूल जा रही थी उनको मैंने अंडरलाइन करना, और जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था उसको अंडरलाइन करना शुरू किया सेकेंड रीडिंग में। और फिर थर्ड रीडिंग में तो ऐसा हो गया था कि मैंने हैंड रिटन चीज़ों को बहुत क्रिस्प बनाना शुरू कर दिया, ताकि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो तो मुझे पूरी की पूरी बुक्स दोबारा से गो थ्रू ना करना पड़े, बल्कि मैं अपने वो जो बहुत क्रिस्प फॉर्म में मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए बस उनको रेफर करूँ, और कम से कम टाइम में अपना सिलेबस एक तरीके से कवर कर पाऊँ। तो 3 से 4 रिविजन्स मैं बोलूँगी कि मैंने इस टाइम पीरियड में अपने रिटन एग्जामिनेशन से पहले किए। दैट्स गुड। एंड उसमें आपने अपने कंटेंट में स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स दोनों को इंटीग्रेट किया? यस मैम। जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए तो मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हीं को रेफ़र किया था, और करंट अफेयर्स का ऐसे था कि कई जगह पर MCQs वगैरह टेलीग्राम चैनल्स ऐसे हैं, और जैसे करियर क्वेस्ट का भी एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डेली बेसिस पर ऐसे डाले जाते हैं, तो मैं उनको अटेम्प्ट किया करती थी, ताकि मैं ये मुझे पता चल सके कि जो मैं चीज़ें पढ़ रही हूँ उनको रिटेन भी कर पा रही हूँ और अपनी उस नॉलेज को यूज़ कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। तो इन चीज़ों के लिए मैं क्विज वगैरह और ये सब चीज़ें डेली बेसिस पर
अटेम्प्ट किया करती थी। ये सारे क्विजेस हमारे डेली के जो एफर्ट्स हैं उनका रेलेवेंस चेक करने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। एंड दे कीप अस ऑन अ पाथ। Yes, ma'am. They give us a certain direction कि हाँ ठीक है, we are going right. या आपने जब आंसर राइटिंग स्टार्ट की तो यू माइट बी ऑल्सो हैविंग दैट रेजिस्टेंस कि अच्छा आंसर कब लिख पाऊंगी या अभी मैं अच्छा आंसर नहीं लिख रही हूँ, तो हाउ डिड दैट इम्प्रूव? बिकॉज काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, दे कम अप विद दिस थिंग कि हम तो अच्छा आंसर लिख ही नहीं पाते हैं, दे डोंट इवन स्टार्ट राइटिंग। Yes. So how did you break the ice and you started about it? Yes, मैम, वो inertia हमेशा रहता है कि नेक्स्ट वीक से शुरू करते हैं, अभी शायद हमारे पास कंटेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर भी मैं न्यूज़पेपर का रोल एक बोलना चाहूँगी, क्योंकि ज़्यादा जो हम लोगों से एसे और रिपोर्ट राइटिंग के टॉपिक्स होते हैं वो करंट बेस्ड ही होते हैं। तो उसमें आप जब उसको डेली बेसिस पर पढ़ते हैं तो माइंड में आपको लगता है कि आपके पास अच्छा खासा कंटेंट है, लेकिन जब आप आंसर लिखने के लिए बैठते हैं तो बाय चांस कुछ चीज़ें स्लिप कर जाती है। तो मैं जब आंसर लिखा करती थी, कोई भी टॉपिक मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं ऐसे इन टॉपिक्स पे लिखूंगी, क्योंकि आउट ऑफ 6 ऐसेस हम लोगों को 4 ऐसे लिखने होते हैं। तो उसमें से फिर मैं पहले टॉपिक मैंने डिसाइड किया, शॉर्टलिस्ट किया कि इन 4 टॉपिक्स पे मैं ऐसे लिखने वाली हूँ। फिर ब्रेनस्टॉर्म किया करती थी कि इनमें से किस किस पे मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट है कि मैं एक बहुत एनरिच्ड ऐसे या रिपोर्ट लिख सकूँ। जी। तो और आपने जैसे ये ब्रेकिंग द आइस वाली बात बोली, तो शुरू में हाँ मेरे भी एसेज वगैरह बहुत अच्छे नहीं होते थे क्वालिटी वाइज, लेकिन इवेंचुअली मैं क्या किया करती थी कि खुद से मैंने अपने एसेज को और इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया। एग्ज़ाम मैंने लिखा, पेपर लिखने के बाद जब टाइम ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने खुद से उसको बैठकर चैट जीपीटी पर या गूगल पर उस टॉपिक को डाला और ये चीज़ें देखी कि कौन कौन सी डायमेंशंस में मिस कर रही हूँ और ये चीज़ें इंक्लूड की जा सकती थी। फिर उनको साइड में ही मार्जिन्स पर लिख लिया, कोई डेटा या कोई कोट ऐसा था जो मैं बाद में पढ़ रही हूँ और उस टॉपिक में उसको इंक्लूड किया जा सकता था, तो बाद में मैं खुद से उसको क्वालिटी इन्हांसमेंट करती थी उस चीज़ का कि ठीक है इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। सो वर्किंग डेली ऑन इट इसने आपको हेल्प किया काफ़ी ज़्यादा। यस मैम। आप ये और बताइए, जो हमारे एसेज होते हैं या जनरली हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग या किसी भी रिटन आंसर में जब बात करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैक्ट्स ओवर देयर? क्या हमको उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट की ओवरलोडिंग करनी चाहिए या वी शुड जस्ट कीप इट बाय कीवर्ड्स? मैम मैं ये बोलूँगी कि एक वैलिडेशन हो जाता है जब आप कोई पॉइंट या कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जब आप उसको फैक्ट से सपोर्ट करते हैं तो वो लॉजिकल और ज़्यादा साउंड करता है कि हाँ ठीक है, बच्चे ने इसके बारे में जो वो आर्ग्यूमेंट लिख रहा है उसको बैकग्राउंड नॉलेज भी है और एक उसके पास लॉजिक है इस चीज़ को लिखने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्ट्स लीडन होना, क्योंकि हमारा माइंड भी इतनी सारी चीज़ें नहीं रिटेन कर पाएगा कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स या नंबर्स हो। तो ऐसा था कि एक रिपोर्ट में या ऐसे में अगर आप कोई एक फैक्ट भी डाल दे रहे हैं तो दैट वुड सफाइस। तो इतना ही मैं किया करती थी, बहुत ज़्यादा ओवरलोड तो नहीं करती। अ बैलेंस ऑफ थिंग्स। यस मैम। प्लस कोड्स ऐसे हैं कि वो इजी टू मेमोराइज होते हैं एंड फॉर लाइफ टाइम ऐसे आपको रहते हैं कि जैसे एक मैं एग्जांपल अगर आपको दूं तो फिर मैंने उस टाइम ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था और प्लस वेस्ट एशिया क्राइसिस भी चल रहा था, तो मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि देयर आर नो विनर्स और लूजर्स इन अ वॉर, देयर आर ओनली सफरर्स। एंड दैट डे जब फाइनल एग्जामिनेशन था तो उसमें ऐसे ही कोई रिपोर्ट हमारी आई थी वॉर को लेकर लिखने के लिए, और तो मैंने उसमें सेम वो कोट उधर पुट इन किया था, तो फिर वो काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। जी, वेरी गुड। बात रिपोर्ट की चली रही है तो ऑडियंस में काफ़ी बार स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में इसको डाउट की तरफ पूछते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में बॉक्स बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? मैंने सिली डाउट, बट हाँ स्टूडेंट्स को होता है ये भी। मैंने पर्सनली नहीं बनाया था बॉक्स, क्योंकि मैं मतलब जो मैंने 1-2 वीडियोस देखी उनमें नेसेसरीली ऐसे कहीं मेंशन नहीं था कि आपको बनाना चाहिए बॉक्स, तो फिर मैंने अपने आंसर्स में बॉक्स नहीं बनाया था। So students should focus on the content, yes ma'am, rather than beautification content. Yes ma'am. Beautification is another element, but besides this presentation वाली चीज़ important होती है। तो आप अपने आंसर्स में प्रेजेंटेशन पे कैसे वर्क कर पाती थी? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हैंड राइटिंग कहीं ना कहीं मतलब वो लेजिबल होनी चाहिए कि जो एग्जामिनर है उसको समझ आ रहा है कि आपने क्या लिखा है, और प्लस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं कर रहे हैं या कट नहीं कर रहे हैं अपने आंसर्स को, उसी से आंसर बहुत प्रेजेंटेबल बनता है। और प्लस अगर आप ट्राई करें कि अपने एसे या फिर रिपोर्ट को किसी कोट से या तो शुरू करें या फिर एंड करें, तो वो भी एक मतलब अगर आप बिगिनिंग में कुछ ऐसा लिख रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उस चीज़ का, वो इंटरेस्टेड होते हैं आगे पढ़ने के लिए उस चीज़ को। तो ये मैंने प्रेजेंटेशन के लिए इसको यूज़ किया था। प्रेजेंटेशन
इसके साथ में हम ऐड करके एक अच्छा स्ट्रक्चर और कंटेंट रखें तो आंसर एक कंप्लीट होलिस्टिक आंसर होता है। यस मैम। बिसाइड्स दिस आपने अपने जो फर्स्ट पेपर में आपने जैसे कहा कि आप टेस्ट PYQs को अपेयर करते थे, तो आप PYQs को एग्जामिनेशन पैटर्न के फॉर्मेट में एज अ टेस्ट अपेयर करते थे या जस्ट उनके थ्रू थीम्स को पिक कर रहे थे? नहीं मैम, मैं होल लेंथ टेस्ट जैसे जो एग्जामिनेशन में होता है उसी को प्रॉपर एक टेस्ट दिया करती थी। एंड अप टू 2014 मैंने सारे के सारे PYQs पेपर 1 एंड पेपर 2 के सारे लिखे थे, जैसे प्रॉपर एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है वही सब कुछ मैं। बेशक वो थीम पुरानी है, जैसे कोविड टाइम का अभी रेलेवेंस नहीं था, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के ऊपर एक उस टाइम पे रिपोर्ट आई थी, लेकिन उसको भी मैंने फिर से लिखा कि कोई बात नहीं, उस टाइम पे जो चीज़ें मैं याद कर पा रही थी या रिकलेक्ट कर पा रही थी तो उसको भी मैंने लिखा, क्योंकि मैं उस सेटिंग में बैठी हूँ कि मैं एक्चुअल में पेपर दे रही हूँ, ऐसा मैं फील किया करती थी और फिर उसको पूरा लिखा करती थी। तो इस पूरे प्रिपरेशन में जो हमारे फर्स्ट और सेकंड पेपर्स के लिए था, इट वाज ओनली यू कि जो आपने सिर्फ वन मैन आर्मी की तरह प्रिपेयर किया या इट वाज योर पीयर ग्रुप कि आपने कोई ग्रुप डिस्कशन या इस सब के साथ में तैयारी की? मैम रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पे मैं ज़्यादा टच में नहीं थी लोगों के। आई सिवर्ड ऑल दोज कनेक्शंस उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसी थी कि मुझे प्रेपरेशन ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है एग्जामिनेशन को। तो फिर अब मतलब जब तक मैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में ही पहली बार अपने पीयर्स से मिली थी जो ये सेम CAPF एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे और जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर किया था, तो मैं खुद से ही अपने आंसर्स को लिखा करती थी और खुद से उनको रिव्यू किया करती थी। So that's also nice, जो आपका डेडिकेशन है दैट फर्स्ट बार में इसको क्लियर करना है, दैट रियली इज वेरी इंस्पायरिंग फॉर द ऑडियंस एज वेल, एंड इसने वर्क भी किया। यस मैम। जैसे आप बता रहे थे आपने अपने फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी तैयारी की, तो जस्ट थ्रो लाइट ऑन दिस ऑल्सो कि हाउ यू वेंट अबाउट दिस? द मोमेंट आई क्लियर दैट रिटन एग्जामिनेशन, सो नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मैं मेरे घर के ही पास में एक पार्क है, उधर मैंने जाना शुरू किया। तो रनिंग तो मैं अच्छी खासी उधर कर लिया करती थी, लेकिन लॉन्ग जंप एक हम लोगों को करना होता है 3 मीटर्स का, तो उसके लिए उधर स्पेस नहीं था कि मैं लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर पाऊँ, और मैं डाउटफुल भी थी कि शायद मैं ना कर पाऊँ। तो फिर विद इन अ वीक मैंने पास में मेरे घर के पास त्यागराज स्टेडियम है उसको ज्वाइन किया, और जब मैंने उधर प्रैक्टिस करना शुरू किया तो इट एक्चुअली केम आउट कि मैं लॉन्ग जंप नहीं कर पा रही हूँ। आई वॉज वेरी अमेच्योर एट इट। तो फिर मैंने एक कोच सर थे उधर, उनसे गाइडेंस लिया, उनके गाइडेंस के अंदर मैंने लॉन्ग जंप ट्राई किया, और इवन जो 100 मीटर्स था वो भी ऐसे था कि हम लोगों को विद इन 18 सेकेंड्स उसको कंप्लीट करना होता है, लेकिन बाय माइक्रो सेकेंड्स आई वॉज मिसिंग इट एट 18.6, 18.7, और वो स्टेगनेशन आ गया था, वो कम हो ही नहीं रहा था। तो उसमें भी मेरे जो कोच सर थे उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, प्लस मेरे फादर हमेशा मुझे डेली अकम्पनी करते थे, स्टेडियम तक लेके जाना, रनिंग होती थी तो मेरे साथ भागना। मेरी जो मदर हैं उन्होंने डाइट का मेरा पूरा ध्यान रखा दिन भर, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादा राइस का कंजम्पशन नहीं होता है, लेकिन कोच सर ने रेकमेंड किया था कि आपको एटलीस्ट दिन में एक बार 1 मील आपका राइस एंड दाल होना चाहिए। तो वो स्पेशली मेरे लिए घर में बन रहा होता था। तो वो था कि मिक्स्ड एफर्ट्स थे, सबके पेरेंट्स भी पूरे कंसर्न थे कि ठीक है आपको फिजिकल का आप कर रहे हो प्रिपेयर, तो वो लोग भी अपना जो कर सकते थे उन्होंने उस पर कॉन्ट्रीब्यूट किया, प्लस मैंने भी अपने एफर्ट्स डाले। कोच सर का भी बहुत इस पर रोल रहा उस टाइम पे। तो मतलब मैं बहुत इजी तो नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन टाइम में जब मैं अपने रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही थी तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा साइडलाइन कर दिया था अपने फिजिकल हेल्थ को, और एक्सरसाइजेस वगैरह घर पे थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, दैट्स ऑल। लेकिन जब मैं होल हार्टेडली फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो वो जो बॉडी पेन होता है इतना सब कुछ, तो लेकिन आई वॉज एंजॉइंग दैट, और एट द एंड इट केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स एंड आई क्लियर्ड इट दैट डे। मतलब 28 दिसंबर को मेरा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट था। और एक और चीज़ मैं इधर बोलना चाहूँगी कि उस दिन there were some 30 girls who were supposed to come at that day. Few did not appear, and out of those who did, many of them could not clear the physical examination test. So all those girl candidates or aspirants who are watching this video, मैं ये बोलना चाहूँगी उनको कि प्लीज़ आप अपनी रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी में अपने फिजिकल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इसको भी मतलब दिन में सिर्फ आप 1 आवर भी डिवोट कर रहे हैं तो दैट वुड सफाइस। और आप आगे आपको मतलब अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं इतनी मेहनत के बाद, तो आपको फिजिकल में फिर मुश्किल नहीं होगी।
आप इजीली सेल थ्रू कर पाएंगे। ओवरबर्डन नहीं होंगे फिर। यस मैम। जी, तो ओवरऑल आपके इस पूरी तैयारी में फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ चाहे या जो भी बाकी सारे स्टेजेस भी थे, उसमें फैमिली ने पूरा हेल्प किया आपको। यस। तो कहा जाता है ना कि एग्जाम सिर्फ बच्चे का नहीं होता है, पूरे परिवार का होना होता है, जिसमें पूरे परिवार को अलग अलग स्टेजेस पे अपने आप को प्रूव करना होता है। Exactly. बी इट मदर फादर एवरीवन, सिबलिंग्स भी, इवन कई बार हम रिलेटिव्स को भी हमारे साथ इस चीज में देखना पड़ता है कि दे डोंट हैव टू डिस्टर्ब अस मच। Yes, ma'am. Even my younger brother, he was not here with me during my physicals preparation. So sitting miles apart from me, he was there to like support me by his words कि दीदी you can do it. और कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा अपने लिमिट्स को आपको और आगे पुश करना है और आप कर जाओगे। आई बिलीव इन यू, आप कर जाओगे। ऐसे तो फिर काफी इंस्पायरिंग था वो भी मेरे लिए। दिस ऑल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमको उन लो डेज में काम आता है Yes, when we are completely exhausted। Yes, when that stagnation point that came, वो मेरे फिजिकल की प्रिपरेशन के टाइम पे, तो उस टाइम पे ऐसे होता है कि आप खुद को ही डाउट करने लग जाते हो कि होगा कि नहीं होगा। At that time it proved to be very helpful for me। ये पूरी जर्नी आपकी इतनी इजी तो नहीं रही होगी, इसमें भी आपके काफ़ी और भी लोज आए होंगे, नॉट जस्ट दिस फिजिकल एग्जामिनेशन। तो वहाँ उन डेज पे स्पेशली आप कैसे करते थे अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए? मैम अगेन आई वुड लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स फॉर दैट। हमेशा मतलब मैं अपने पेरेंट्स के पास जाकर उनको ये बोलना कि कभी कभी ऐसे लगता था मुझे कि शायद नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अपना रिटन एग्जामिनेशन जब दिया तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल थी कि शायद ना हो पाए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेरे अंदर वो फेथ दिखाया कि आपने प्रैक्टिस किया है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, इतने इतने घंटों तक पढ़ाई की है, रात रात भर जगे हो, तो क्यों नहीं होगा। और कोई बात नहीं, अगर नहीं होता तो अगली बार तो पक्का हो जाएगा, हमें भरोसा है। तो ऐसे वो इतना अपने वर्ड से ही मेरे को इंस्पायर करते थे कि मुझे ऐसे लगता था कि जब वो मेरे अंदर इतना फेथ कर सकते हैं तो मेरा भी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा वो बूस्ट अप होता था उस टाइम पे। फैमिली सपोर्ट इज वेरी मच एसेंशियल। यस मैम। इस पूरी जर्नी में हम आपसे पूछ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को जनरली अपने डे वन से किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए? लाइक एज इन सम टाइम इट कम्स कि काफ़ी स्टूडेंट्स यूँ भी होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी टेस्ट को पूरा भूल जाते हैं। तो क्या हमको उस पर भी इक्वली ध्यान देना चाहिए स्टार्टिंग से ही? यस मैम, पर्सनालिटी टेस्ट का ऐसे कि मैं करियर क्वेस्ट को इधर कोट करना चाहूँगी। संजीव सर ने, जब हम लोग ये जो 10 डेज का प्रोग्राम था, जब सर हमें इंटरव्यू के लिए गाइडेंस देते थे, तो जब सर ने भी ऐसे बोला था कि इफ़ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर स्टार्ट लिविंग लाइक एन ऑफिसर। तो फिर आपको कुछ वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ अपने पूरे दिन भर में, आप जैसे आपका कंडक्ट रहता है, आपको थोड़ा सा फॉल लैंग्वेज ना यूज़ करें या फिर छोटे मोटे अपने ऐसे एक्शंस करें जिससे आप स्टैंड आउट हो बाकी क्राउड से। तो थोड़ा सा आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट का मैं ये बोलूँगी कि हाँ, मतलब ये चीज़ें आप, ये तो नहीं है कि आपने फिजिकल टेस्ट दे दिया उसके बाद से आप अपनी पर्सनालिटी एकदम से बदल देंगे, एकदम से चेंज आ जाएगा। वो धीरे धीरे चेंजेस हैं और वो फिर रिफ्लेक्ट होते हैं आपके एक्चुअल इंटरव्यू में जाकर। तो फिर यही मैं बोलना चाहूँगी कि चेंजेस तो अभी से लाना शुरू कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं वो लैकुना है और यहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, तो फिर आपको अभी से शुरू हो जाना चाहिए। पर्सपेक्टिव एंड पर्सनालिटी ओवरनाइट ग्रूम नहीं हो पाएगी, इसीलिए स्टार्टिंग से वर्क करें। यस मैम। जी, आपने इसके लिए पूरी कैसे तैयारी की? लाइक यू ऑल्सो रोट, लाइक आपके डैफ पे जो क्वेश्चंस थे इनका आपने इन डेप्थ एनालिसिस किया, या डिफरेंट जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे, करंट अफेयर्स एंड ऑल, इस सब के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया इंटरव्यू के लिए स्पेशल? मैम, पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जैसे मेरा फिजिकल क्लियर होता है तो मुझे मेरे फ्रेंड्स के थ्रू करियर क्वेस्ट के बारे में पता चलता है। तो मैंने जो फर्स्ट बैच था करियर क्वेस्ट का, उसी में अपने आप को एनरोल किया। और इधर एक मतलब ताकि मैं अपने जो जर्नी है, ये प्रेपरेशन है इंटरव्यू की, इसको अच्छे एक सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकूं, तो इसीलिए मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में ही या शायद सेकेंड वीक से ही हमारी क्लासेस शुरू हो गई थी। तो फिर उधर से जो सर ने हम लोगों को अलग अलग चीज़ें बताई इंटरव्यू के लिए कि आपको कैसे अपने डैफ की एक पॉइंट्स जो आपने वर्ड्स मेंशन किए हैं उसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्या काउंटर क्वेश्चंस हो सकते हैं, और एक ही टॉपिक पर क्या क्या 3 फॉलो अप क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको इन डेप्थ आप एनालाइज कीजिए, खुद से प्रिपेयर कीजिए। एटलीस्ट अगर आपके डैफ से जो चीज़ पूछी जाए वो तो आप ये ना हो कि आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा अपने पर्सनैलिटी पर काम कीजिए। उसके अलावा एक और चीज़, सर ने मैनिफेस्टेशन का हम लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी उस टाइम पर
कि जो चीज़ आप सोचते हैं डेली, मतलब ये कभी मत सोचिए, अपने अंदर सेल्फ डाउट आते रहेंगे, लेकिन ये कभी मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझसे नहीं हो पाएगा। डेली बस आपको सुबह उठकर ये अपने आप को भरोसा दिलाना है कि मैं कर सकती हूँ और मैं करूँगी। तो फिर सर ने बोला कि डेली बस ये आप मैनिफेस्ट भी करेंगे, अपने अंदर फेथ रखिए और राइट टाइम पर राइट एफर्ट्स करते जाइए, यू विल डेफिनेटली गो सेल थ्रू इट। बाकी और भी सर ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बताई कि इंटरव्यू में कैसे कितना इजी गोइंग आप रह सकते हैं, कहाँ पर आपको बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है कि हाँ इससे ज़्यादा इजी गोइंग भी नहीं होना है, और ये भी नहीं है कि आपको बहुत ऐसे मैकेनिकल अपने इंटरव्यू को रखना है। क्या क्या आप वर्ड्स उस टाइम पर यूज़ कर रहे हैं इंटरव्यू के टाइम पे, वो भी बहुत जेंटली आपको चूज़ करने चाहिए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने इंटरव्यू को स्टीयर कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में आप लेके जाना चाहेंगे उसी डायरेक्शन में इंटरव्यू जाएगा, क्योंकि काउंटर क्वेश्चंस इवन मेरे एक्चुअल इंटरव्यू के टाइम पर भी मैंने कहीं पर एक आंसर में चोलास के बारे में मेंशन किया, तो जो थर्ड मेंबर थे, ये सेकंड मेंबर का मैंने आंसर किया था, थर्ड मेंबर ने दोबारा से वो चोलास को उधर से पिकअप किया और फिर उन्होंने मुझसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे। तो मैं यही बोलूँगी कि जो आप वर्ड्स उस टाइम पर यूज़ कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर कीजिए। तो इस सब के लिए एक राइट मेंटरशिप और राइट गाइडेंस इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए या इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। एग्जैक्टली, यस फाइन। आपका जो इंटरव्यू था एग्जैक्टली वो और आपके मॉक इंटरव्यूज में क्या मेजर डिफरेंस आपने देखा? मैम वैसे तो बाय एंड लार्ज सिमिलर लाइंस पे ही होता है, क्योंकि वो सेटिंग्स ऐसी होती है मॉक इंटरव्यूज में कि 3 मेंबर्स या 4 मेंबर्स बोर्ड में होते हैं एंड सब आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो मॉक इंटरव्यूज काफ़ी बिल्डअप कर देते हैं। क्योंकि मैं अगर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने मॉक्स दिए थे तो आई वॉज लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस एंड आई यूज टू लूज द ट्रेन ऑफ थॉट्स। मतलब मैंने आंसर बोलना शुरू किया और एक पॉइंट के बाद मैं पॉइंट्स भूल जाऊंगी जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं हो रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यूज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प किया उस चीज़ को बिल्डअप करने में, प्रैक्टिस में लाने में कि ठीक है अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो जल्दी से मुझे ब्रेनस्टॉर्म करके 3 पॉइंट्स एटलीस्ट अपने माइंड में लेने हैं और उनको कैसे अच्छे से एक्सप्रेस करना, प्रेजेंट करना है। बाकी जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है आप ये तो कभी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते कि आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है आपसे मॉक इंटरव्यू में भी पूछा गया और एक्चुअल इंटरव्यू में भी पूछा गया, नहीं तो हर इंटरव्यू अपने में एक डिफरेंट इंटरव्यू होता है और आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस देता है। बाकी मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू हुआ था वो एक्सपीरियंस काफ़ी एनरिचिंग था मेरे लिए और बोर्ड भी काफ़ी ज़्यादा कॉर्डियल थे। आई वॉज द फर्स्ट वन टू गो दैट डे मॉर्निंग में ही, तो सब कुछ मतलब बाकी जो मैं फेसेस देख रही थी बोर्ड मेंबर्स के काफ़ी फ्रेश थे, मैं भी काफ़ी एक फ्रेश और स्माइलिंग फेस से उनके सामने गई थी, तो काफी स्मूथ मेरा इंटरव्यू चला था उस टाइम पर। दिस टू हैज अ वेरी साइकोलॉजिकल इफेक्ट, लाइक फर्स्ट डे हम इंटरव्यू करें, जो फर्स्ट कैंडिडेट होता है उसके साथ जो बोर्ड का बिहेवियर होता है और हमारी भी जो एनर्जी होती है बोर्ड की एनर्जी होती है, दैट इज वेरी डिफरेंट। यस मैम। एंड बाय द एंड ऑफ द डे जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके साथ तो इट समहाउ इट वैनिशेस। ओके, या सो आपके इंटरव्यू में डैप रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा थे या ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा थे? मैम डैप से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए थे आई वुड से। डैप से मुझसे बस चेयरमैन सर ने ही एक क्वेश्चन पूछा था, दैट टू रिलेटेड टू एन इंटर्नशिप दैट आई डिड एट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। उसके अलावा मुझसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, जैसे कास्ट सेंसस के बारे में मुझसे पूछा गया था, रिजर्वेशंस के बारे में मुझसे पूछा गया था, उसके बाद पॉपुलिस्ट पॉलिसीज जो है जैसे लाडली बहना योजना और इन सब के बारे में, बिकॉज आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, तो उन सब के बारे में ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस मुझसे ज्यादा पूछे गए थे एंड यू हैंडल देम वेल। आपके इंटरव्यू में भी काफी अच्छे मार्क्स हैं, दैट प्रूव्स कि यू आर एसिंग देयर। यस मैम। तो ओवरऑल इस जर्नी में पूरे क्या टेकअवेज आप हमारे कैंडिडेट्स को देना चाहेंगे जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जो इस पूरी जर्नी में दे वांट टू एक्सील थ्रू इट, तो वो जल्दी से क्या क्या चीज़ें करें जिससे वो भी इसको पास कर पाएं? सो सम क्विक टिप्स जो मैं कैंडिडेट्स को या एस्पिरेंट्स को देना चाहूँगी, सबसे पहले कि आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप एक दिन में 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं एंड सेकेंड डे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी जर्नी में बहुत ऐसे कंसिस्टेंट थी कि अगर मैं 7 आवर्स आज पढ़ रही हूँ तो मुझे थ्रू आउट द वीक 7 आवर्स ही पढ़ना है। सेकेंडली न्यूज़पेपर रीडिंग, वो आपके वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव करता है और एनहांस करता है, आपके कंटेंट में भी हेल्प करता है पेपर 2 में।
उसके अलावा मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग को आप एक बहुत अच्छी हैबिट है जो लॉन्गर टर्म में आपको हेल्पफुल रहेगी, तो न्यूज़पेपर रीडिंग पक्का कीजिए। फिजिकल टेस्ट के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट फॉर एन आवर आपको डेली डिवोट करना चाहिए। कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक्टिव और फिट रहिए। एंड फॉर द पर्सनालिटी टेस्ट मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको कोई ऐसे लग रहा है कि लोग ही आपके भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, तो अभी से इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चीज़ें रात भर में तो नहीं बदलती हैं। स्मॉल टिप्स वहाँ भी जैसे स्टूडेंट्स मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं आपस में पीयर सर्कल के साथ। यस मैम, मॉक इंटरव्यूज़ में आई वुड से कि मेरे जो पीयर इंटरव्यूज़ थे, मॉक इंटरव्यूज़ प्लस जो मैंने अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरव्यूज़ दिए, दैट हेल्प मी अ लॉट। मतलब फ्रेंड्स क्योंकि उस टाइम पर बन गए थे, मैंने करियर क्वेस्ट में आने के बाद ही काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनके साथ मैंने प्रैक्टिस किया, डे एंड नाइट प्रैक्टिस किया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसको मैंने ओवरकम किया। वो पीयर ग्रुप से भी बहुत ज़्यादा उनके सामने जब आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं तो एक्चुअल फिर मॉक इंटरव्यूज़ में और अच्छा इंप्रूव कर पाते हैं, फिर एक्चुअल इंटरव्यू में वो आप रिजल्ट्स देख पाते हैं कि हाँ इम्प्रूवमेंट एक्चुअल में हुआ है जी। तो फिर ऐसे आप अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी। तो कैंडिडेट्स इन सारी चीज़ों को अप्लाई करके अपने स्कोर्स को और अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम। ऑल्सो बिकॉज इट्स मोर और लेस अ वुमेन पैनल टुडे, तो जो भी गर्ल्स या वुमेन आपको वॉच कर रही हैं, व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव देम? So, first of all, I would like to use this platform to inspire all those women aspirants to appear more for this exam, क्योंकि जब मैंने एनालाइज किया टॉपर्स लिस्ट में जो रिजल्ट आया था, I could find just 20 names out of 459. तो आई वॉन्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो वुमेन, जहाँ मतलब लड़कियाँ आप भी सोचती हैं कि शायद फोर्सेस उनके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है, या फिर कुछ ज्वाइन करना भी चाहती हैं लेकिन पता नहीं क्या ड्रॉबैक्स ऐसे उनको लगते हैं कि शायद वो मैनेज नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड करियर ऑप्शन। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्जामिनेशन को दीजिए और प्लस फिज़िकल फिटनेस को फोकस में रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से देखा यही पाया कि लड़कियां ज़्यादातर फिज़िकल टेस्ट में ही बाहर हो जा रही थी। So that's so we should one should break their boundaries actually, yes, and they try push yourself beyond your limits, so that can work better for them, their family and everyone around. Definitely this will not only help them clearing this exam but personally भी, मतलब being healthy कौन नहीं चाहता है कि वो healthy रहे, active रहे, और this would be beneficial for you only. This is a complete cycle of happiness, like उसमें सारे elements होते हैं, ये भी सारा कुछ खुद को अपडेटेड रखना सारी चीज़ के साथ, जो हमारी स्टडीज़ है उसके साथ में हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करें, हेल्थ के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ करें, तो ये सारा कुछ कंबाइंड साइकिल में हमको रखना चाहिए। सो दिस वाज सच अ नाइस कॉन्वर्सेशन विद मैम। होपफुली हमारे सारे व्यूअर्स के लिए ये कॉन्वर्सेशन फ्रूटफुल रहेगी एंड दिस विल इंस्पायर देम, ऑल्सो शो देम डायरेक्शन कि वो अपनी पूरी इस जर्नी को और पूरी प्रिपरेशन को कैसे रखें। सो थैंक यू एंड थैंक यू मैम फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच।